हेलो प्यारे बच्चों। तो इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में, जो कि स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन की परिभाषा पढ़ने वाले हैं, उनकी शर्तें पढ़ने वाले हैं और धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ उनके ग्राफ भी अपन पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। अच्छा, इससे पहले अपन और 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं, जिसमें राउल्ट के नियम को पढ़ लिया है अपन ने, है ना, और विलियन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, और इसके अलावा सांद्रता पद पढ़ लिए हैं। देखो, आदर्श विलयन क्या होता है? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। यानी कि वो विलयन जो सभी सांद्रता और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श विलयन कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो राउल्ट का नियम है वो क्या बोलता था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, यानी आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है उसके मोल अंश के। किसके? जिसका आंशिक दाब है। और यहाँ से आप इस समानुपाती के साइन को हटाते हो तो क्या आता था? पी नॉट ए एक्स ए। तो मतलब ये इसकी शर्त बन गई अब कि अगर आदर्श विलयन है तो जो आंशिक दाब होगा वो किसके बराबर होगा? पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा। अनादर्श होगा तब ऐसा नहीं होगा, अभी आगे समझाएंगे इसको भी। दूसरा, ऐसे ही अगर विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, अपन इसको विलायक माने थे ए को, और बी को क्या माने थे अपन? विलेय, है ना। तो वो अब पूरे चैप्टर के लिए फिक्स हो गया कि जहाँ जहाँ बी की बात करेंगे मतलब विलेय की बात कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ ए की बात करेंगे मतलब विलायक की बात कर रहे हैं। तो बी है ये किसके समानुपाती होगा? मोल अंश बी के। और यहाँ से भी प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या क्वेश्चन आएगा? पी नॉट बी एक्स बी। ये जो है ये अपना बता दिया किसको कि भैया इसका मतलब क्या हुआ कि ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। अगर ये बराबर हैं, बराबर नहीं होते तो पालन नहीं करता। तो अब देखो इनकी शर्तों में अपन समझते हैं इसको। तो इसकी शर्त में पहला शर्त क्या कह रहा है? मुख्य शर्त व गुण। पहला क्या है? राउल्ट के नियम का पालन, मतलब इसमें प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार होता है। तो प्रत्येक घटक का वाष्प दाब का मतलब यहाँ क्या है, जो अभी मैंने ऊपर समझा रहा था कि पी ए किसके बराबर होगा? पी नॉट ए एक्स ए। और पी बी किसके बराबर होगा? पी नॉट बी एक्स बी। ये मतलब है इस पॉइंट का। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? मिश्रण का आयतन परिवर्तन शून्य हो। मतलब आपने विलयन बनाया है, विलयन किससे बनाया होगा? एक विलेय लिया होगा, विलेय को अपन ने लिया है बी, और एक विलायक लिया होगा ए। इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को मिलाने पर एक विलयन बन गया जिसमें क्या होगा? ए बी। क्लियर है? अब माना ये जो विलेय है इसका 1 लीटर है और विलायक का भी 1 लीटर है, तो यहाँ अब टोटल कितना आना चाहिए? 2 लीटर। अगर ऐसा तभी होता है जब आदर्श विलयन हो। अनादर्श विलयन होगा तब ये 2 लीटर नहीं बनेगा, है ना। तब ये क्या बनेगा? या तो 2 लीटर से ज़्यादा बनेगा या 2 लीटर से कम बनेगा। ये डिपेंड करेगा कि वो धनात्मक विचलन है या ऋणात्मक। ये भी आगे अपन समझेंगे भी कि ये कब 2 लीटर से ज़्यादा या कम होता है। अभी आदर्श विलयन के लिए क्या होगा कि अगर आपने विलेय 1 लीटर लिया है और विलायक भी 1 लीटर लिया है तो विलयन 2 ही लीटर बनेगा। अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है, आगे पढ़ेंगे कैसे। तो क्या क्या बोला? दोनों द्रवों को मिलाने पर कुल आयतन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मतलब पहले कुल आयतन दोनों का मिलाएंगे तो 2 लीटर था, अभी भी था। इसका मतलब ये हुआ यहाँ डेल्टा भी किसका? मिश्रण का क्या होगा? 0 होगा। ये मतलब है इस पॉइंट का। अगला हो ऊष्मा परिवर्तन शून्य। इसको देखो, विलयन बनाते समय न तो ऊष्मा बाहर निकलती है यानी ऊष्मा छिपी, और न ही ऊष्मा अवशोषित होती है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जब अपन ने विलयन बनाया है तो विलयन अपन ने कैसे बनाया है? पहले अपने पास विलायक था जिसमें ए और ए के बंध थे, और विलेय था जो बी और बी के बंध हैं। नया विलयन बनाया है उसमें किस किस के बंध बन गए? ए और बी के। तो ये बंध बने कब होंगे? जब ये वाले बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, तोड़े होंगे, और ये वाले बॉन्ड तोड़े होंगे। जब इन बंध को तोड़ेंगे तो ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी ऊष्मा शोषी। इसको तोड़ेंगे तो ऊष्मा देनी पड़ेगी,
और जब नए बंध बनते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा छेपी। तो ये बोलना ये चाहता है कि जितनी ऊष्मा इसको तोड़ने में दी उतनी ऊष्मा इसको तोड़ने में लगी और उतनी ही ऊष्मा यहाँ से उत्सर्जित हुई। जो ऊष्मा देते हैं वो आती है धनात्मक, मतलब तोड़ने के लिए जो उपयोगी वो धनात्मक। और जो बॉन्ड बनते हैं, नए बंध बनते हैं, उस समय जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो होती है ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो इस बंध को तोड़ने में 1 किलो जूल की ऊष्मा लगी, इसको भी 1 किलो जूल की ऊष्मा लगी, तो यहाँ से देखो 2A बन गए और 2B बन गए, तो यहाँ पे 2AB बनेगा। समझे कि नहीं? तो अब इसको बनने में 2 किलो जूल की लग रही थी, 2 ही किलो जूल की ऊष्मा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। ये मतलब है इसका, यानी विलयन बनाते समय न तो ऊष्मा निकलती हो न ही अवशोषित होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा H मिश्रण है इसका मान क्या होगा? 0। पता है आपसे यही पूछ लेता है कि डेल्टा H के फॉर्म में, डेल्टा V के फॉर्म में, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। डेल्टा मतलब परिवर्तन और H मतलब ऊष्मा में परिवर्तन। अगला पॉइंट ये क्या बोलता है अपने से? आणविक आकर्षण बल। विलयन में शुद्ध घटकों जैसे ही आकर्षण होता है, यानी विलय और विलायक, यानी ए और बी, ये क्या है? अपना विलायक है। ये विलय के बीच का आकर्षण बल शुद्ध विलय ए और शुद्ध विलायक बी के समान होता है। देखो विलय अपन ने क्या माना है? बी माना है, तो यहाँ बी लिख लो। और विलायक अपन ने क्या माना है? ए, तो यहाँ ए लिख लो, है ना। तो इसका मतलब दोनों में आकर्षण बल क्या होगा? समान। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये डायरेक्ट पॉइंट पूछ लेता है ना। तो इसको तो याद रखना है, मतलब जो आकर्षण बल इसमें था वही इसमें है, वही इसमें, तभी तो इनकी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण, है ना, और टोलुइन का मिश्रण प्लस क्लोरोइथेन का मिश्रण, मतलब एन हेप्टेन और एन बेंजीन, यहाँ तक एक हो गया। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा टोलुइन का मिश्रण ब्रोमोमीथेन, टोलुइन ले लिया आपने। अच्छा, एन हेक्सेन का मतलब क्या है? नॉर्मल हेक्सेन है, होता है ना, मतलब सी से इसका मतलब ये है एन हेक्सेन, है ना। सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। या आप ये साइक्लोहेक्सेन बना दिया। नॉर्मल हेक्सेन क्या होगा? CH3 CH2 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 CH3, देखो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। एन हेप्टे का मतलब क्या है? इसमें एक और लगा दो, इन दोनों का मिश्रण। दूसरा टोलुइन का मिश्रण, टोलुइन क्या होता है? बेंजीन रिंग पे CH3 लगा दो। ये टोलुइन का मिश्रण ब्रोमो एथेन के साथ, नहीं ये नहीं होगा। ये टोलुइन जो है ना, इसका मिश्रण ये यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, ये अलग है। ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन ये एक है मिश्रण। किसका? ब्रोमो इथेन का और क्लोरो इथेन। 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे केवल। ब्रोमो इथेन का मतलब है CH3 CH2Br और क्लोरो इथेन का मतलब है CH3 CH2Cl। तो 2 एग्जाम्पल हो गई। एक ये हो गया एन हेक्सेन एन हेप्टेन का मिश्रण। ये एक इसको ले सकते हैं बेंजीन और टोलुइन, ये 3 है, अगर इसको मिलाएंगे तो, है ना, एन हेप्टेन और एक यहाँ क्या है? बेंजीन। हाँ, इसको ले सकते हो, यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा आपको। एन हेप्टेन यहाँ तक एक हो गया। दूसरा मिश्रण किस किस का मिश्रण? बेंजीन प्लस टोलुइन। तो बेंजीन क्या होता है? ये बेंजीन होता है। टोलुइन क्या होता है? ये टोलुइन होता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, और ये 3 एग्जाम्पल हो गए। तो ये इनके उदाहरण हैं और तीनों की तीनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब अगर इनके ग्राफ की बात करें तो ये अपन ने क्या बोला? ये कौन से नियम का पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो इसका ग्राफ वही बनेगा जो अपन किस में बनाए थे? राउल्ट के नियम में बनाए थे। यहाँ अपन ने बोला था वाष्प दाब, यहाँ लिखा था मोल अंश, और इस तरीके से इनके ग्राफ अपन ने बनाए थे। तो ये उसका ग्राफ हो जाएगा। ये PA हो जाएगा P0A x से, ये PA हो जाएगा P0B, सॉरी P0A x A, ये B होगा, ये वाला B बनाया था।
मैं सेम बना रहा हूँ जो वहाँ पढ़ाए थे इसलिए। पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, ये पी एस बिलियन का हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो मतलब इसका ग्राफ वही रहेगा जो राउल्ट के नियम में बनाया था। चलिए अब आते हैं अनादर्श विलयन पे। अनादर्श विलयन क्या कहते हैं? वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम। देखो ये जैसे राउल्ट के नियम से वाष्प दाब आ रहा था पी, वो किसके बराबर था? पी नोट ए एक्स ए, लेकिन ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो ये बराबर नहीं होगा। जैसे पी बी का वाष्प दाब क्या आ रहा था? पी नोट बी एक्स बी, अब ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो ये बराबर नहीं होगा, ऐसे काट देना है आपको, है ना। अब देखिए अब इसकी शर्त क्या है। पहला पॉइंट, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता इसका मतलब यही है कि पी ए जो है वो पी नोट एक्स ए के बराबर नहीं होता, और पी बी जो है पी नोट बी एक्स बी के बराबर नहीं होता, है ना। दूसरा, आयतन परिवर्तन शून्य नहीं, मतलब मिलाने पर थोड़ा या तो बढ़ेगा या घटेगा। मतलब अपन यहाँ क्या बोलेंगे कि जो डेल्टा भी मिश्रण है पहले जीरो था, अब जीरो नहीं होगा, ठीक। तो क्या होगा? वो अभी धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में आएंगे। ऊष्मा परिवर्तन शून्य नहीं होगा, मतलब विलयन बनने पर या तो परख नली गर्म हो जाएगी या ठंडी, मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एच मिश्रण है वो भी जीरो नहीं होगा। आणविक जब ये सब जीरो नहीं मतलब आणविक बल भी बराबर नहीं होंगे। ए बी के बीच का आकर्षण बल ए और बी बी के आकर्षण बल से अलग कम या ज़्यादा होता है। मतलब जो अट्रैक्शन लग रहा था, आकर्षण बल लग रहा था, पुराने केस में आदर्श विलयन में समान लग रहा था, यहाँ समान नहीं लगेगा। अब इसी के बेसिस पर अब ये जीरो नहीं आए हैं तो क्या होंगे? या तो जीरो से ज़्यादा होंगे या कम। तो उसी के बेसिस पर इनको धनात्मक और ऋणात्मक में परिभाषित किया गया है। तो अनादर्श विलयन के प्रकार, तो पहले प्रकार अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक। अब धनात्मक विचलन कब होते हैं? धनात्मक विचलन तब होते हैं जब जो पी ए की वैल्यू आ रही है ये पी नोट ए एक्स ए से क्या हो? ज़्यादा हो, और पी बी की वैल्यू क्या हो? पी नोट बी एक्स बी से क्या हो? ज़्यादा हो, तो बोलेंगे धनात्मक विचलन है। अब इनको समझते हैं। धनात्मक विचलन वाले विलयन, देखो जब विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा सोचे गए वाष्प दाब से अधिक हो जाता है तो क्या बोलेंगे? धनात्मक। तो कुल वाष्प दाब क्या है विलयन का? पी एस है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाए? विलयन के द्वारा राउल्ट के द्वारा सोचा गया। राउल्ट ने क्या सोचा था? ये सोचा था, तो अपन ने इंडिविजुअल ज़्यादा बताए थे, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो कि पी ए ज़्यादा होगा पी नोट ए एक्स ए से, और पी वी ज़्यादा होगा पी नोट बी एक्स बी से। तो देखो ये दोनों ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा होगा। ये कैसा आया है? विलयन का वाष्प दाब है, और ये राउल्ट के नियम के से निकाला है। सोचे गए दाब से क्या होता है? अधिक। अगला कारण क्या है इसका? विलेय और विलायक। अब ये क्या है? विलायक, ये विलेय माना है अपन ने, है ना, के बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटकों ए और बी की तुलना में कमजोर हो जाता है। बोलने का मतलब ये है कि मैं यहाँ इसको समझाता हूँ। जैसे ए और ए में जो आकर्षण बल है, बी और बी में जो आकर्षण बल है, अब नया बनेगा ए बी। तो देखो ए और ए का आकर्षण बल और बी का आकर्षण बल क्या है? मजबूत है। और नया ए बी जो बन रहा है इसका आकर्षण बल क्या है? कम है। कम है, कैसा है? कमज़ोर है। तो जब कमज़ोर है तो ये मॉलिक्यूल्स इसके कहाँ जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। तो दूर दूर जाएंगे तो ये क्या करेगा? ज़्यादा आयतन भी घेरेगा। घेरेगा कि नहीं? तो अब ये पॉइंट भी आएगा, ज़्यादा आयतन घेरेगा। दूसरा, ये आकर्षण बल ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, मतलब ये बंध स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो इनको तोड़ने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ेगी वो ज़्यादा होगी, और इसके बनने में जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी वो कम होगी। इसका मतलब डेल्टा एच भी इसका कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। समझे कि नहीं? फिर से सुनो, ए और बी बंध स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, किससे? ए बी से। तो यार ये मजबूत हैं तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, ये भी अणु पास पास होंगे, लेकिन ये वीक हैं तो ये क्या होंगे? दूर दूर होंगे।
तो दूर दूर होंगे तो ज़्यादा आयतन घेरेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर ये मजबूत हैं तो इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ये वीक है, कमज़ोर है, तो इसके बनाने पर कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी। अब समझो, तो के बीच का आकर्षण बल ए बी तुलना में कमज़ोर होता है, कण आसानी से वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, ये तो इसका रीजन हो गया। उदाहरण इथाइल अल्कोहल और जल, दूसरा एसीटोन और कार्बन डाई सल्फाइड, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अब आओ ऋणात्मक विचलन पे, है ना। अच्छा, अब इसमें आपको कंडीशन लिखनी हो वो 3, तो वो शर्तें भी तो अपन लिख सकते हैं जो भी आपको यहाँ मैंने बताया है, समझाया है। क्या शर्तें लिख सकते हैं इसमें कि जो डेल्टा वी मिश्रण का है वो क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा मिश्रण, और डेल्टा एच जो मिश्रण का है ये क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप इसमें और जोड़ सकते हो। अब आओ ऋणात्मक विचलन वाले हैं। ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, जब विलयन का कुल वाष्प दाब रोल्ट के द्वारा सोचे गए वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम। मतलब अब आप यहाँ क्या लिखोगे, पी एस की वैल्यू पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी से कम होगी। दूसरा, तो इंडिविजुअल वैल्यू भी कम होंगी, यानी पी नॉट ए एक्स से और पी नॉट बी एक्स बी से ये भी कम होगा। ठीक, कारण क्या है, विलेय विलायक के बीच का आकर्षण बल शुद्ध घटकों ए और बी की तुलना में मजबूत हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन बंध बन जाता है, कण आसानी से वाष्प नहीं हो पाते। बोलने का मतलब ये है, जो ए और बी का आकर्षण बल है, अब देखो इस केस में ये वाले बंध हैं जो कमज़ोर होंगे, ये दोनों बंध कमज़ोर होंगे, और ये वाला बंध क्या होगा, मजबूत। तो देखो, जब ये कमज़ोर है तो इनका आकर्षण बल कम है, ये मजबूत है तो आकर्षण बल ज़्यादा, यही लिखा है। दूसरा, अगर ये बंध कैसे है, कमज़ोर हैं, ये भी कमज़ोर है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो ये जब स्ट्रॉन्ग है तो ये अणु दोनों पास में आएंगे तो कम आयतन घेरेंगे, और कम आयतन बोलेंगे तो डेल्टा बी नेगेटिव आएगा, मतलब पहले से कम हो गया। फिर से सुनो, ये बंध क्या है, कमज़ोर है तो दूर दूर है, ये मजबूत बना तो पास पास आए तो कम आयतन घेरा। दूसरा, ये कमज़ोर है तो इनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा लगी, और ये मजबूत बना तो ऊर्जा ज़्यादा उत्सर्जित हुई। तो इस पॉइंट को भी अपन यहाँ लिखेंगे। मतलब इस वाले केस में डेल्टा भी मिश्रण जो है वो ऋणात्मक होगा, डेल्टा एच मिश्रण भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उदाहरण इसका क्लोरोफॉर्म एसीटोन एक हो गया, दूसरा जल और नाइट्रिक अम्ल, ये उदाहरण है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है। अब इसका अंतर है ना, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, नहीं तो अपन अगली क्लास में समझेंगे, है ना, और वहीं मैं इनके ग्राफ समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मैं इसमें आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा जो आपके स्कूल एग्ज़ाम बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ना। और आप इनके ये नोट्स चाहते हो तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इनके नोट्स भेज दूँगा। थैंक यू।